दोस्तों आज पेश है नहले पे दहला। एक और चित्र है दोस्तों। राजा ध्यानचंद रायगढ़ के राज करते थे। उसकी सेना में एक वीर सैनिक सूरज प्रताप था, जो बहुत ही बढ़िया तीरंदाज था, जिसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार पर गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, शिकार पर जाना चाहिए। तभी एक झील के तट पर, हे प्रभु, बिना पंख के मैं अपने लोक में कैसे भी नहीं जा सकती। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं परीलोक की परी हूँ, मेरा नाम किरण है। मैं अपनी बहनों के साथ झील पर स्नान करने आई थी, मेरे पंख एक पक्षी उठा ले गया। मैं कहाँ जाऊँ? मैं बिना पंखों के अपने देश नहीं जा सकती। तुम रो नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम मेरे साथ रहना। किरण पूरी किरण पूरी सूरज प्रताप प्रताप के साथ उसके आ गई और शादी हो गई। कुछ समय बीतने के बाद राजा ध्यानचंद को पता चला कि सूरज प्रताप की पत्नी बहुत सुंदर है और चांद का टुकड़ा है। महाराज ने हमने तो ऐसी सुंदरी कहीं नहीं देखी जैसी उस मामूली सैनिक की है। खुद जाकर देखेंगे तो वास्तव में उस मामूली सैनिक की बीवी इतनी सुंदर है। अगले दिन वास्तव में सलाहकार ने जिस हद तक कन्या की खूबसूरती की चर्चा की थी, यह उससे कहीं ज़्यादा सुंदर खूबसूरत है। पृथ्वी पर शायद कोई दूसरी हो। महल में पहुंचकर ध्यानचंद ने सभी सलाहकारों को बुलाया। हुक्म महाराज। मेरे सलाहकारों, मैं एक सलाह लेना चाहता हूँ। हमें खुशी होगी महाराज। मैं एक मामूली सैनिक की बीवी इतनी सुंदर है, पृथ्वी में उसकी मिसाल ढूंढ पाना मुमकिन नहीं। मुझे सलाह दें कि मैं कैसे उसे हासिल कर सकता हूँ। सलाहकारों ने अपनी अपनी राय राजा को दी। उसे चुरा कर महल में रख लीजिए। सूरज प्रताप को राज्य से निकाल दीजिए और बिना किसी परेशानी से उसकी बीवी को अपनी पत्नी बना लें। सूरज प्रताप को मारकर उससे शादी कर लीजिए। जब अपनी अपनी बात कह चुके तो एक बड़ा सलाहकार बोला, इन सभी ने समझदारी की बातें नहीं की। किसी भी स्त्री को चुरा कर महल में रखना ठीक नहीं। लोगों को पता चलेगा तब विद्रोह करेंगे। सूरज प्रताप को मारना ठीक नहीं, जनता विद्रोह कर देगी। अगर उसे राज्य से निकाल दिया तो वह कभी भी आकर अपनी पत्नी को ले जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सूर्यास्त के देश में एक चौड़ी नदी के तट पर एक शेरनी अपने बच्चों के साथ रहती है। वह पृथ्वी पर रहने वाली किसी एक दरिंदे से ज़्यादा खतरनाक है। महाराज, सूरज प्रताप को उसी शेरनी का दूध लाने का हुक्म दीजिए। वह आपका हुक्म नहीं टालेगा। वह यह सलाह अच्छी है क्योंकि किसी को संदेह भी नहीं होगा कि सूरज प्रताप कभी लौट न सकेगा, क्योंकि शेरनी उसे मार डालेगी। ध्यानचंद सख्त बीमारी का बहाना बनाकर पलंग पर लेट गया और सूरज प्रताप को बुलाया। जैसा तुम देख रहे हो, मुझे एक घातक बीमारी ने घेर लिया है। मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। हुक्म कीजिए महाराज, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सूर्यास्त के देश में एक चौड़ी नदी के तट पर शेरनी रहती है। फौरन जाकर उसके दूध ले आओ, वही मेरी शक्ति लौटा सकती है। जो कम महाराज। और सूरज प्रताप घर लौट कर सफर की तैयारी करने लगा। तुम कहाँ जा रही हो? महाराज, बहुत बीमार हैं। सूर्यास्त के देश में एक नदी के तट पर रहने वाली शेरनी का दूध पीकर महाराज स्वस्थ हो सकते हैं। मुझे शेरनी का दूध लेने का हुक्म दिया है। महाराज ने मेरे पति को इस तरह इतनी दूर भेजने में जरूर कोई राज छिपा है। क्या मकसद है? तुम यह पीले फूल की माला और रुमाल रख लो।
यह तुम्हें मौत के मुंह से बचाएगा। शेरनी जब तुम पर झपटे तो यह रुमाल उसके सामने लहरा देना, वह चुपचाप खड़ी हो जाएगी। और सूर्य प्रताप ने अपनी पत्नी से विदा ली। सूर्य प्रताप जंगल और बालू मैदानों को पीछे छोड़ता हुआ अपनी मंजिल के निकट पहुंचा। शायद यहीं कहीं आसपास शेरनी रहती होगी। वह सोच ही रहा था, अरे यह तो मेरी तरफ दौड़ी आ रही है। और सूर्य प्रताप ने अपनी पत्नी द्वारा दिया रुमाल याद आया। जादुई रुमाल ने अपना प्रभाव दिखा दिया और तत्काल सूर्य प्रताप मस्कर लेकर महल की ओर चल दिया। वह मस्कर लेकर सीधा महल में पहुंचा। यह लो महाराज, मैं आपके दिए शेरनी का दूध ले आया हूँ, इसे पीकर स्वस्थ हो जाएंगे। धन्य ध्यानचंद सूरज प्रताप को देखकर जल भुन गया। वह कहता भी क्या, उसने दूध का घूंट लिया। आह, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सूरज प्रताप ने अपने घर चला गया, किंतु ध्यानचंद को चैन न आया। मेरी सलाहकारों को फौरन बुलाओ। मेरे बड़े सलाहकार ने सलाह तो बहुत अच्छी दी थी, परंतु शेरनी तो सूरज प्रताप का बाल विवाह न कर सकी और वो सही सलामत वापस आ गया। अब मैं उसे कहाँ भेजूं जो लौट कर वापस ना आए। सलाहकार सोचने लगे। काफ़ी देर तक दिमाग लड़ाते रहे, पर वे कोई ऐसी तरकीब न सोच सके। तब बड़ा सलाहकार बोला, हमें सूरज प्रताप को ऐसी जगह भेज देना चाहिए जहाँ से वह कभी वापस न आ सके। परंतु ऐसा कोई हुआ ही। अतः हम कारागार में सभी गुंडे बदमाशों को दावत करके पूछना चाहिए कि हम सूरज को कहाँ भेजें जहाँ से वापस ना आए। हाँ हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ध्यानचंद ने सभी कैदियों को दावत दी। मेरी सेवा में एक सूरज प्रताप नाम का नौजवान है। उसे सूर्यास्त के देश में शेरनी का दूध लेने के लिए भेजा था, परंतु वह सही सलामत शेरनी का दूध ले आया। तुम ऐसे जानते हो जो चोरी छिपे सूरज प्रताप से पिंड छुड़ाने के लिए काम कर सकता हो। मैं जानता हूँ इसका उपाय। तो हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आप सूर्य प्रताप को भेज दिए, न जाने कहाँ और क्या लाने के लिए, न जाने क्या वह चीज़ खोजता फिरेगा। उसका न आकार होगा, न मिलने का स्थान है। कहीं खोजेगा तो कहीं नहीं आपको अपनी सूरत दिखाएगा। बड़े सलाहकार ने सलाह को बहुत अच्छी दी थी, किंतु शेरनी तो सूर्य प्रताप का बाल विवाह न कर सकी। राजा ध्यानचंद ने अपने सलाहकारों को उसी कैदी की सलाह पर बहुत प्रशंसा हुई। वह उसे बहुत सारा इनाम देकर आज़ाद कर दिया। अगले दिन सूर्य प्रताप को बुलाओ। जो हुक्म महाराज, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरी सेना के होनहार तीरंदाज हैं, पर तुम पहले ही बहुत तकलीफ दे चुका हूँ। आप हुक्म कीजिए महाराज। मैं फिर से बीमार पड़ गया हूँ और मेरी तभी स्वस्थ हो सकता हूँ। तुम जाओ वहाँ न जाने कहाँ और जाओ वह न जाने क्या। इसके लिए फौरन जाओ और इसकी कोई न शकल हो और न ही मिलने का स्थान वह लेकर आओ। यह मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो सिर्फ यह जानता हूँ कि तुम इस काम को कर सकते हो। अगर तुम न आए और मेरी मौत निश्चित है। मगर मैं कहाँ जाऊँ और क्या लेकर आऊँ। सूर्य प्रताप घर आकर सोचने लगा, क्या करूँ। सूर्य प्रताप 3 रात तक सोचता रहा, क्या क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद मैं ना की सीध में चला जाऊँ। शायद मैं
वहीं पहुंच जाऊं जहां महाराज ने मुझे भेजना है। और सूरजय प्रताप ने अपनी पत्नी से विदा लेने के लिए उसे पास बुलाया। तुम कहाँ जा रही हो? महाराज ने फिर बीमार हो गई हैं, उन्होंने मुझे न जाने कहाँ जाकर न जाने क्या लाने के लिए कहा है, परंतु घोड़े पर तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, पैदल ही जाना बेहतर होगा। यह रुमाल लो, इससे रोज सुबह हाथ धो और मुंह पोंछ लेना, तथा सूत से का गोला 5 कदम चलने के बाद इसे अपने सामने फेंक देना और उधर लुढ़कता जाएगा, जिधर जिधर ही चलते जाना। और सूर्य प्रताप ने अपनी पत्नी के अनुसार 5 कदम चलने पर सूत का गोला फेंक दिया। पता नहीं है सूत का गोला मुझे कहाँ लेकर जाएगा। एक दिन सूत का गोला जंगल में स्थित कुटिया के पास जाकर गायब हो गया। अरे, यह सूत का गोला इसी कुटिया के पास जाकर गायब हो गया। अब क्या करूं? अंदर जाकर देखूं कोई हो। सूरज प्रताप ने अंदर प्रवेश किया। उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। कौन हो बेटा तुम? मैं एक मुसाफिर हूँ, काफ़ी दिन से चलते चलते थक गया हूँ, इसलिए एक दिन इस कुटिया में विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, यदि तुम मुसाफिर हो तो एक दिन यहाँ रुक सकते हो। तुम यात्रा करते हुए थक गए होगे, मैं तुम्हें हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। सूरज प्रताप ने हाथ मुँह धोकर अपनी पत्नी द्वारा दिए रुमाल से मुंह पोंछने लगा। अरे, यह रुमाल तुम्हें किसने दिया? यह तो मेरी किरण परी का है। यह रुमाल मेरी पत्नी ने मुझे दिया है। बेटा, मैं किरण परी की नानी हूँ, वह अक्सर यहाँ आया करती थी। तुम बड़े थके हुए हो, अब आराम करो। अगले दिन, मैं तुम्हें साफ साफ बताओ कि तुम घर से इतनी दूर किस लिए और कहाँ जा रही थी। मैं रायगढ़ की सेना में सैनिक हूँ। महाराज ने बहुत सख्त बीमार है, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं न जाने कहाँ जाऊँ और न जाने क्या लाऊँ। मेरी पत्नी ने एक सूत का गोला देकर कहा था इसके पीछे चलते जाना, मगर अगर मैं कहाँ जाऊँ, सूत का गोला गायब हो गया। तुम यहाँ जाना चाहते हो, वह जगह की जानकारी तो मुझे भी नहीं है, परंतु इस बारे में मैं अपने प्रिय मित्रों के से संयोगों से पूछती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया ने शंख लेकर कुटिया के बाहर आई और जोर से शंख बजाया। शंख की आवाज़ सुनकर सभी पक्षी पक्षी जंगली जानवर बुढ़िया के चारों ओर तरफ से घेर लिया। दरिंदों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों, तुम सभी जगह जानते हो, दूर दूर तक उड़ान करते हो और रेंगते हो, तुम सभी से परिचित हो, सभी कुछ सुनते हो। तुमने कोई ऐसा है जो जहाँ यह जानता हो कि ऐसी चीज़ कहाँ मिल सकती है जिसका कोई आकार न हो, मिलने का स्थान ही कोई मिलने का स्थान ही। तुम में से जो जानता है वह आगे बढ़कर कहे मैं जानता हूँ, और जो नहीं जानता वह अपने घर चला जाए। बुढ़िया की बात सुनकर सभी अपने अपने स्थानों से वापस चले गए। केवल एक गिलहरी वापस नहीं गई। वह दौड़ती हुई दौड़कर पानी में गई और बुढ़िया के पास आई और फिर दौड़कर पानी में चली गई। तुम्हें क्या मालूम है? तुमने क्या सुना है? तुम क्या कहना चाहती हो? वह सोच है या झूठ कह डालो। जो कोई भी उस चीज़ की तलाश करना चाहता है जिसका न कोई आकार है, न कोई स्थान है, न वह दक्षिण की तरफ जाए और एक बड़े से सागर तट पर पहुंचा। सागर पार करके जब वह दूसरे तट पर पहुंचेगा तो वहाँ एक चौड़ी सड़क दिखाई देगी। वह सड़क दक्षिण जाती है। बहुत से दिनों तक चलने के बाद एक घना जंगल आएगा। उस सड़क पर 2 पहिए वाला मार्ग जंगल की ओर जाता है और इससे आगे क्या है मुझे नहीं मालूम। इतना कहकर गिलहरी चली गई। बहादुर नौजवान, तुम्हें गिलहरी की बात अच्छी तरह समझ ली? हाँ, सुन ली। तो अपने सफर पर चले दो, शायद वहाँ वह मिल जाए जो तुम्हें तलाश है और अन्य किसी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम।
सूरज प्रताप बुढ़िया को सेविदा ली और उसने सफर पर चल दिया। काफी दिन चलने के पश्चात सूर्य प्रताप नगर के तट पर पहुंचा, प्रताप सागर के तट पर पहुंचा। अब मुझे सागर से उन पार पहुंचना चाहिए। सूर्य प्रताप ने सागर पार करने के लिए नाव से सागर पार किया। सूर्य प्रताप ने सागर पार करती एक नाव से सागर पार किया और पूर्व में जाने वाले मार्ग के पास पहुंचा। शायद यह वह मार्ग है जो 2 पहियों वाली मार्ग पर मिलता है। सूर्य प्रताप उसी मार्ग पर चल पड़ा। पूर्व की तरफ कई दिनों तक सफर चलते चलते बाद सूर्य प्रताप ने ऐसे मार्ग पर पहुंचा जहां केवल 2 पहिया की गाड़ी जा सकती थी। अब मुझे मार्ग पर चलना चाहिए और सड़क छोड़कर वह 2 पहिया मार्ग पर चल पड़ा दिया। आगे वह मार्ग बंद हो गया। सामने एक झोपड़ी है, चलकर देखता हूँ शायद कोई रहता हो। अरे यह तो कोई नहीं है दिख रहा। और सूर्य प्रताप झोपड़ी में जा ही रहा था कि खट खट खट, अरे यहाँ तो कोई आ रहा है। सूर्य प्रताप आवाज सुनकर झाड़ी के पीछे छिप गया और बड़ी बड़ी मूछे वाला व्यक्ति झोपड़ी के पास घोड़ा गाड़ी रोकी और बड़ी बड़ी मूछों वाला व्यक्ति झोपड़ी में घुसकर अपने कीमती हथियार उतारा और खूंटी पर टांग दिए और पालथी लगाकर बैठ गया। बुर्जा आओ, मुझे भूख लगी है। उसने मुंह से इतने ही शब्द निकले थे कि एक दंदनाता दस्तरखान बिछ गया और उस पर बढ़िया भोजन रखा दिखाई देने लगा। बड़ी बड़ी मूछों वाले व्यक्ति ने पेट भरकर खाया और बुर्जा जाओ, यह सब कुछ उठा कर ले जाओ। देखते ही देखते सब गायब हो गया। सूर्य प्रताप जो आंखों से यह सब देख रहा था। उसके बाद व्यक्ति ने अपने हथियार सजाए और उसके बाद वह घोड़े गाड़ी लेकर चला गया। सूर्य प्रताप झाड़ी से बाहर आया। वह कौन था जिसके सामने इतना बढ़िया भोजन परोसा? वह सभी चीज़ें गायब हो गई। मेरे ख्याल से यह मुझे भी करना चाहिए। सूर्य प्रताप झोपड़ी में गया, हथियार खूंटी पर टांगे और पालती लगाकर बैठ गया। बुर्जा जाओ, मुझे भूख लगी है। और सूर्य प्रताप इतनी कहते ही दस्तरखान बिछ गई और उस पर भोजन रखा दिखाई देने लगा। और सूर्य ने खाना पिया और बोला, बुर्जा तुम कहाँ हो? आओ मेरे पास बैठो और जी भरकर खाओ पियो। यह सुनकर बुर्जा फौरन ही सामने आ गया और सूरज के पास बैठकर खाने लगा। जब बुर्जा खा पी चुका था, मैं 20 वर्षों से इस शक्तिशाली व्यक्ति को खिला पिला रहा हूँ जो भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। उसने एक बार भी मुझसे अपने साथ खाने के लिए नहीं बुलाया, मगर तुमने मेरा ध्यान दिया, मुझे खाने के लिए बुलाया। इसलिए बेहतर यही है कि अब मैं तुम्हारे संग रहूं और मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे खुशी से मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हें ही खोज करता हुआ यहाँ आया था। वह आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, हर जगह तुम्हारे साथ रहूँगा। ठीक है, ऐसा ही सही। और वे दोनों झोपड़ी से बाहर आ गए और साथ साथ चल दिए। बुर्जा हर क्षण सूरज प्रताप के साथ रहता, परंतु किसी को नजर नहीं आता। वे दोनों चलते चलते काफ़ी अंधेरा हो गया और एक जगह पहुंचे जहाँ टूटी फूटी कुटिया पड़ी थी। सूरज कुटिया में गया। हे सन्यासी, मुझे आपसे विनती करनी है, मुझे अपनी कुटिया में रात बिता लेने दीजिए। इस इलाके में तो कभी कोई आदमी नहीं आता, तुम कहाँ से आए हो?
मैं अपने महाराज के हुक्म मानते हुए एक लंबा सफ़र तय करके अब घर जा रहा हूँ। तुम खुशी से यहाँ रात बिता सकते हो, किंतु मेरे पास खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम ठहर सकते हो। सोने से पहले सन्यासी अपना भोजन खाने लगा। देखते हो ना, मैं शेष खाने में यही कंदमूल फल खाता हूँ। आप अपनी खुराक खाइए, मैं अपनी खाऊंगा। और सूरत पालथी लगा के बैठ गया। बुज्जा, खाने को भूख लगी है। इतना कहते ही लजीज खाना से भरा दस्तरखान बिछ गया। ये सन्यासी, आप भी मेरे साथ इन चीज़ों को चख कर देखें। सूरज ने सन्यासी को पेट भर कर खाना खाया। बुज्जा, ये सारी चीज़ें ले जाओ। सन्यासी मज़ेदार खाना खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह सूरज से मिन्नत करने लगा, ए नौजवान, मुझसे तो सौदा कर लो, बदले में तुम्हें बढ़िया चीज़ें दूंगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। मेरी बात मान लो, मैं बदले में तुम्हें बुर्जा से भी कमाल की चीज़ दूंगा। क्या देंगे आप मुझे? सन्यासी ने लाल कपड़ा निकाला और कुटिया के बाहर आया और कपड़ा हिलाते हुए बोला, महल प्रकट हो। पलक झपकते ही एक शानदार महल उसके सामने प्रकट हो गया। बहादुर नौजवान, तुम जवान हो, तुम्हें महल की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो बस भूख मिटानी है। तुम तो यह सौदा कर लो। तुम्हें जादुई दस्तरखान के साथ बुर्जा को मुझे सौंप दो। यह जादुई रुमाल तुम ले लो। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं बुर्जा का सौदा नहीं कर सकता। तभी बुर्जा ने सूरज के कान में आकर फुसफुसाया, कर लो इससे सौदा। महल भी तुम्हारा हो जाएगा और मैं भी तुम्हारा रहूँगा। सूरज ने सन्यासी की बात मान ली। ठीक है, मैं तुम्हें सौदा मंजूर है। सन्यासी ने जादुई लाल कपड़ा हिलाकर कहा, महल गायब हो जाओ। और महल आंखों के सामने से ओझल हो गया। यह जादुई लाल कपड़ा तुम्हारा हुआ। दस्तरखान और बुर्जा अब तुम्हारा हुए। सन्यासी से विदा लेकर सूरज वहां से चल दिया। सूरज चलता हुआ काफ़ी दूर निकल आया। मैंने बेवकूफ़ी की, मुझे अदला बदली नहीं करनी चाहिए थी। अचानक उसे बुर्जा की आवाज़ सुनाई दी, कोई गम न करो बहादुर नौजवान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। सूरज प्रताप बहुत खुश था। कभी दौड़ता, कभी तेज चलता, कभी वह घर पहुँचने के लिए उत्सुक था। उधर ध्यानचंद सूरज की पत्नी परेशान कर रखा था। वह वापस नहीं आ सकता। हमने उसे ऐसी चीज़ लेने भेजा है, वह कभी नहीं ला सकता। अगर न ला सका तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसे गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो वह वापस भी नहीं आएगा। नहीं, मेरे पति ज़रूर वापस आएगा। हम तुमसे फिर कहते हैं सुंदरी, हमसे विवाह कर लो, महलों में राज करोगी। नहीं, मेरा पति ज़रूर आएगा। तुम्हें सबक सिखाएगा। सैनिक यह ऐसे नहीं मानेगी। इसके घर का सारा सामान ले जाओ। कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल आ जाएगी। उधर सूरज सागर तट पर पूछा, अगर मुझे यहाँ से मालवाहक मिल जाए तो मैं जल्दी सफ़र पार कर लूँगा। सूरज तट पर के साथ साथ चल गया। उसे एक जहाज तट पर देखा तो बहुत से सैनिक थे। शायद यह जहाज मुझे सागर पार करा दे। वीर सैनिकों, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे सागर पार ले चलेंगे। आ जाओ जहाज पर। सूरज जहाज पर सवार हो गया और सागर पार करने लगा। कुछ देर बाद सैनिकों को भूख लगी, खाने पीने लगे। मुझे कुछ खाने को मिलेगा। यह खूब रही, हमने तुम्हें जहाज पर सवार हो जाने दिया और यह मतलब नहीं कि हम तुम्हें खाना भी खिलाएं।
एक आदमी के हिसाब से नपी तुली खुराक मिलती है, हम आपस में बांट नहीं सकते। तुम खुराक नपी तुली हो सकती है पर मेरी नहीं, मैं चाहूँ तो तुम सबको खिला सकता हूँ। सैनिक यह सुनकर चौंक पड़े, उनकी सारी बात अपने सेनापति को बताई। शायद तुम ठीक हाँक रहे हो, तुम सभी सैनिकों को एक साथ खाना खिला सकते हो। हाँ, मैं सच्ची बात कही है। अगर ऐसी बात है तो करके दिखाओ, हम तुम्हें मान जाएंगे। तुम ईमानदार हो। यदि तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें सागर में फेंक देंगे। ठीक है, मैं साबित कर दूंगा मैं ईमानदार हूँ। अब आप 2 लाइनों में पालथी लगाकर आमने सामने मुंह करके बैठ जाइए, बीच में जगह खाली रहे। सैनिकों ने वैसा ही किया जैसे सूरत प्रताप ने कहा। भुजा जाओ, ये सैनिक भूखे हैं, इन्हें बढ़िया खाना खिलाओ। और कतारों के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक दस्तरखान बिछ गए और खाने की चीज़ें सज गई। सैनिकों जी भरकर खाए। सैनिकों ने जी भरकर खाने पीने की चीज़ों का बिल्कुल कम न थी हुई। सैनिकों, तुम सब खा चुके? हाँ हाँ। भुजा जाओ, सब ले जाओ। और पलक झपकते ही दस्तरखान गायब हो गए। सैनिक आश्चर्य से देखते रहे। बहादुर नौजवान, भुजा हमें बेच दो। नहीं नहीं, भुजा बिकाऊ नहीं है, इसके बदले चाहे जितना सोना ले लो। नहीं नहीं, मैं भुजा को किसी कीमत पर नहीं दे सकता। ठीक है, तुम हमसे हमसे सौदा कर लो, हम तुम्हें बदले में एक अद्भुत चीज़ देंगे। मेरे लिए भुजा से कीमती चीज़ कोई नहीं है। और सेनापति ने एक छड़ी निकाल ली। यह वह जादुई छड़ी तुमको देंगे। अगर तुम मोटे सिरे को ज़मीन पर मारोगे तो असंख्य घुड़सवार सामने आ जाएंगे, और पतले सिरे को ज़मीन पर मारोगे तो असंख्य सैनिक तलवार लिए सामने आएंगे। जादुई छड़ी देखकर सूरज के कान में फुसफुसाया। बहादुर नौजवान, इससे सौदा कर लो, छड़ी भी तुम्हारी हो जाएगी और मैं भी तुम्हारा ही रहूँगा। सूरज ने भुजा की बात मान ली। ठीक है, भुजा के बदले छड़ी मुझे दे दो। यह छड़ी तुम्हारी हुई। ठीक है, भुजा तुम्हारा हुआ। कुछ देर बाद जहाज सागर तट पर पहुंचा। सूरज प्रताप ने छड़ी लेकर एक दिशा में चल पड़ा तथा सैनिक दूसरी दिशा में चली गई। सूरज प्रताप एक रात चलता रहा। भुजा, तुम कहाँ हो? परंतु भुजा की कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे उन सैनिकों को हरगिज सौदा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन आखिरी बार सूरज ने भुजा को आवाज़ दी। भुजा, तुम कहाँ हो? अचानक, दुखी न हो नौजवान, मैं तुम्हारे साथ हूँ तथा आज दोपहर को तुम्हारे पास आया हूँ। भुजा, आओ, तुम्हें भूख आओ। भुजा, जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, आओ पेट भरकर खाना खाएं। और सूरज और भुजा ने पेट भरकर खाना खाया। वे दोनों चल दिए और सूरज अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेहद उत्सुक था। और आखिर एक रात वह अपने घर पहुंचा। जागो प्यारी में आ गया। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाल सुनाया। महाराज का क्या हाल है? जिस दिन से तुम गए हो वह भला चंगा है। वह मुझे इस बात के लिए राजी करने के लिए कई बार यहाँ आया कि मैं उससे पत्नी बन जाऊँ, मगर मैंने उससे हर बार यही कहा कि मेरे लिए दूसरी शादी करना असंभव है। मेरा पति वह दवाई खोजने गया है जिसे उसे लाने भेजा था। उसने हमारा सारा सामान छीन लिया। पास टूटे फूटे घर के सिवा कुछ भी नहीं है। चलो राजा ध्यानचंद के पास चले, उसे उसकी धोखाधड़ी का और अनाचारी की सजा दूंगा। वे ध्यानचंद के महल की तरफ गए। महल से थोड़ी दूर पर सूरज रुका और जादुई लाल कपड़ा निकाला। महल प्रकट हो। फौरन वहाँ एक आलीशान महल बन गया। आओ हम दोनों यहाँ बैठकर खाना खाएं। भुजा लाओ, हमें भूख लगी है।
सुबह होने पर महाराज भगवान ने रातों रात एक आलीशान महल आपके महल के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया। हम खुद चल कर देखते हैं। और ध्यानचंद सूरज द्वारा बनाए महल में पहुंचा। यह किसका महल है और कौन रहता है? पहरा देने वाले तुम कौन हो? यह जमीन फाड़ कर निकले हो या आसमान से गिरे हो? तुम कौन होते हो यह सवाल पूछने वाले? ध्यानचंद गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने अपने महल में पहुंचकर सेनापति को बुलाया। सेनापति, फौरन ही सारी सेना इकट्ठी करो और युद्ध की तैयारी करो। जो हुक्म महाराज। अगले ही क्षण ध्यानचंद ने सूरज के जादुई महल को घेर लिया और घेर कर खड़े हो गए। और ध्यानचंद चिल्लाया, यदि अपने को सलामत चाहते हो तो बाहर आओ, नहीं तो यह महल समेत जला कर राख कर देंगे। यह सुनकर सूरज महल की खिड़की खोली। तुम कौन हो? यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो? मैं इस राजा का राजा ध्यानचंद हूँ। यदि अपनी खैर चाहते हो तो यह सफेदा यहाँ सफेद से दफा हो जाओ। मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं महाराज ध्यानचंद का दोस्त हूँ, न ही दुश्मन। मैं अपने महल में रहता हूँ, मुझे कोई लड़ाई नहीं। यदि कोई लड़ना चाहता है तो साफ साफ कहे। यह सुनकर महल के बाहर आई उसकी जादुई छड़ी निकाली और वो मोटा सिरा जमीन पर मारा और उसका पतला सिरा जमीन पर मारा। असंख्य घुड़सवार सैनिक हुक्म के इंतजार करने लगे। क्या हुक्म है महाराज? ध्यानचंद की फौज से टक्कर लो और ध्यानचंद को पकड़कर मेरे पास लाओ। और सूरज और ध्यानचंद की फौज में घमासान युद्ध हो गया। ध्यानचंद के बहुत सारे सैनिक मारे गए, बचे हुए भाग गए। आओ ध्यानचंद, आह, पहचाना मुझे? मैं वही सूरज प्रताप हूँ जिसे तुम्हारी फौज में तीरंदाज सैनिक, जिसे तुमने जाने कहाँ न जाने क्या लाने भेजा था। तुम मुझसे मेरी पत्नी छीन लेना चाहते थे, इसलिए तुम्हें मारने मुझे शेरनी का दूध लाने भेजा, फिर न जाने कहाँ और न जाने क्या लाने के लिए कहा, ताकि मैं जंगलों में भटकता रहूं और मारा जाऊं। परंतु फिर भी मैं जिंदा हूं। वह चीज़ ले आया हूं जिसका न मिलने के स्थान है, न कोई आकार है, न उसका नज़ारा है, न तुम देख चुके हो उसका नज़ारा तुम देख चुके हो। ध्यानचंद, अब तुम्हारी काली करतूत को ऐसी सजा दूंगा कि तुम तड़प तड़प कर मरो। सैनिकों, ले जाओ इसकी एक वक्त की खुराक बंद कर दो। 100 कोड़े रोज लगाओ और 8 घंटे सख्त काम कराओ, ताकि यह तड़प तड़प कर मरे। इसके बाद सूरज प्रताप ने रायगढ़ का न्यायप्रिय राजा बन गया। महाराज सूरज प्रताप की जय हो। महाराज सूर्य प्रताप की जय। समाप्त दोस्तों।